सत्ता की साझेदारी में इससे पहले हम लोग देखे थे कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर्गत जो एक लोकतांत्रिक देश थे दोनों देश, लेकिन दोनों देश अपने देश के भीतर किस तरीके से लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि किसी प्रकार का राजनीतिक या सामाजिक उथल पुथल ना हो, किसी प्रकार का कोई गृह युद्ध की स्थिति ना पैदा हो। इन सब से निपटने के लिए दोनों देशों के भीतर किस तरीके से अपने अपने संविधान बदलाव किया गया। लेकिन बेल्जियम देश के अंतर्गत जो बदलाव किया गया, उन बदलावों में व्यापक पैमाने पर शुरुआत में तो जटिलताएं आई उस देश के संविधान के अंतर्गत, लेकिन जो 4 संशोधन किया गया था, उन 4 संशोधनों के बाद जो एक तनाव की स्थिति बेल्जियम में चल रही थी फ्रेंच और डचों के बीच में, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा होता है श्रीलंका देश के अंतर्गत। श्रीलंका सिंहली बहुसंख्यक देश था। लगभग 74% लोग जो थे वे सिंहली समुदाय से थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे। वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे तमिल, वे हमेशा अपने राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों को मांग करते थे कि उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन श्रीलंका देश के भीतर बहुसंख्यकवाद होने के नाते अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की गई, उनका तिरस्कार किया गया, जिस कारण से तमिल हमेशा उस देश के भीतर अपने व्यवस्थाओं को बढ़िया तरीके से पाने के लिए संघर्ष किए, जिस कारण से श्रीलंका में कई बार युद्ध की स्थितियां वहां उत्पन्न हुई, कई बार वहां पे गृह युद्ध हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के राजनीतिक लोग जो हैं किसी प्रकार का विशेष सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाए। लेकिन कहा जाता है कि दोनों देश जो थे लोकतांत्रिक देश थे। ऐसा नहीं कि श्रीलंका देश के भीतर विकास नहीं हुआ, वहां पर अद्भुत तरीके, छोटा देश है लेकिन हर तरीके से अपने आप को विकसित किया है। लेकिन हाँ, कुछ विशेष वर्गों को छोड़ करके। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखाई अपनी वहाँ पे, और सोच विचार करके अपने देश के संविधान में संशोधन करके एक नया मॉडल बनाया, जिससे कि देश के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी तनाव की स्थिति दो जातियों और भाषाई क्षेत्रों में न पनपे, जिससे कि देश के भीतर तनाव या गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। इससे निपटने के लिए बेल्जियम सरकार ने, यानी बेल्जियम के नेताओं ने मिल करके एक मॉडल बनाया। 1970 से लेकर के 1993 के बीच में बेल्जियम देश के भीतर एक मॉडल तैयार किया गया था और एक संशोधन किया गया था। 4 प्रकार के संशोधन 1970 से लेकर के 1993 के बीच में। और वह मॉडल बहुत ही बेहतर माना गया बेल्जियम देश के लिए। और इसके अंतर्गत जो 4 संशोधन किए गए थे, वे कौन कौन संशोधन थे? उसमें से पहला हमारा जो संशोधन किया गया था बेल्जियम देश के भीतर, जिसको हम बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। अब जो संशोधन किया गया था 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 प्रकार के बदलाव किए गए थे, जिससे कि फ्रेंच और डच को एक साथ लेकर के चला जा सके, किसी प्रकार की तनाव की स्थितियां ना आए उन लोगों में, जिसको हम बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। इसमें पहला संशोधन जो किया गया था, उसमें कहा गया कि संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। इसमें स्पष्ट कह, जैसे कि इससे पहले आपको हम बताए थे
कि फ्लेमिश एक क्षेत्र था और दूसरा वेलोनिया क्षेत्र था, जहाँ पर फ्रेंच की संख्या अलग थी और डचों की संख्या क्या थी, भाषाई आधार पर अलग थी। लेकिन जो उसकी राजधानी ब्रुसेल्स थी वहाँ पे ठीक इसके विपरीत था। 80% जो ब्रुसेल्स जो राजधानी थी वहाँ पर फ्रेंच भाषा का यूज करते थे और 20% जो लोग थे वे डच भाषा का यूज करते थे। केवल राजधानी में बात बता रहे हैं, लेकिन पूरे देश के भीतर जो था डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या थी, कम थी। तो ये हुआ कि कैसे कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो सके। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो केंद्रीय स्तर पर जो मंत्रियों का समूह जो होता है उसमें मंत्रियों का समूह समान कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। अगर हम केंद्रीय सरकार के अंदर मंत्रियों की संख्या समान कर देंगे तो इससे किसी भी प्रकार का कोई तनाव आपस में देखने को नहीं मिलेगा देश के भीतर। और जब केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या एक समान रहेगी तो दोनों लोग खुश रहेंगे, फ्रेंच भी डच भी। और साथ ही साथ अगर कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून को अगर पास करना है तो दोनों समुदाय के लोगों का बहुमत होना जरूरी है। जैसे हम बता दें कि अगर डच के 100 मंत्री हैं, फ्रेंच के आपके 100 मंत्री हैं, डच के 100 मंत्री हैं और फ्रेंच के, इन मंत्रियों की संख्या क्या है, समान। उनके संविधान में कहा गया है कि डच और फ्रेंच के मंत्रियों की संख्या बराबर होनी चाहिए केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। और फिर कहा गया अगर कोई कानून बनाना है तो उन कानूनों के अंतर्गत जो आपके डच हैं और जो आपके फ्रेंच हैं इनके बीच में बहुमत होना चाहिए। कोई विषय पे कानून बनना है तो यहां पर भी बहुमत मिलना चाहिए और यहां पर भी बहुमत होना चाहिए कि हाँ यह कानून होना चाहिए। अगर कहीं एक को बहुमत मिल रहा है, मान लो कि ये डच भाषी लोगों की संख्या 100 है और ये लोग इनमें से अधिकतर लोग 100 से आधे से अधिक लोग जो हैं कानून के पक्ष में हैं कि कानून बनना चाहिए, और यहाँ पर जो है 100 में से आधे से कम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है कि कानून बने। स्वतः क्या होगा, वह कानून कैंसिल कर दिया जाए, वह कानून नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहां पास कर दिया गया और यहां पास करने के बाद फ्रेंच भी पास कर दिए कि हाँ कानून होना चाहिए, तब उस देश के भीतर माना जाएगा हाँ कि अब यह पूर्ण बहुमत के आधार पर यहाँ पर हम कानून बना सकते हैं। अब इससे क्या है कि किसी प्रकार का कोई इसमें मतभेद नहीं पैदा हो रहा है, दोनों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया कि आपको भी अधिकार है और आपको भी अधिकार है। लेकिन कानून तब बनेगा जब दोनों के लोग सहमति अपना देंगे तब। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होगा। इस प्रकार से किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे बहुमत दे दिए और चीज मॉडल पास कर दिया गया, कोई कानून बना दिया गया, तब ये इनकी उपेक्षा हो जाएगी। या फिर यही लोग कोई चीज पास कर दें और इनका ध्यान ना दें तो वहां पर भी ध्यान मतलब यह बात जो है सही नहीं माना जाएगा। इसके लिए दोनों की सहमति होनी आवश्यक है। इसलिए ये बताया जाता है कि यह जो मॉडल तैयार किया गया सबसे बेहतर माना जाता है बेल्जियम संविधान के अंतर्गत जो मॉडल बनाया गया था। ये तो पहला हो गया कि दोनों को क्या मंत्री संख्या समान कर देनी चाहिए देश के भीतर। दूसरा क्या यहाँ पे तथ्य रखा गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र में सरकार जो होती है, उसकी अनेक शक्तियां क्या कि देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। पहले क्या था वहां पे कि केंद्र की जो सरकार थी बेल्जियम की, जैसा चाहती थी राज्य सरकार से काम करवाती थी। मतलब राज्य सरकार जो थी केंद्र सरकार के अधीन काम करती थी शुरुआत में। तो केंद्र सरकार अधिकार देता था राज्य सरकार को और फिर उनसे अधिकार क्या छीन भी लेता था शुरुआत में। लेकिन जब संशोधन किया गया तो संशोधन में क्या किया गया कि
राज्य सरकारें जो थी वे पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहती हैं, हट जाती हैं। अर्थात अब राज्य सरकार स्वतंत्र हो जाती हैं, उनको विशेष शक्तियां दे दी जाती हैं राज्य सरकार को, और अब राज्य सरकार स्वतंत्र रूप में रह करके कोई भी कार्य कर सकते थे। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्या था, दूसरा मॉडल था कि अब राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से कोई भी काम कर सकती हैं, उनको केंद्र सरकार से किसी प्रकार की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले क्या था, राज्य सरकार केंद्र सरकार के नीचे काम करती थी, अधीन रहती थी, जिस कारण से कोई भी काम ये तभी करते थे जब केंद्र सरकार कहती थी। लेकिन जब बेल्जियम में संशोधन किया गया तो उस संशोधन के अंतर्गत जो दूसरा संशोधन इसमें हम बता रहे हैं कि पूरी तरीके से राज्य सरकार को मुक्त कर दिया गया केंद्र सरकार से, अर्थात राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारें के अधीन अब नहीं रहती हैं और स्वतंत्र रूप में राज्य सरकार, जो क्षेत्रीय सरकारें थी, जो प्रांतीय सरकारें थी, अब काम कर सकती थी। ये दूसरा आपका मॉडल हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा मॉडल। तीसरा जो आपका इसमें मॉडल आ गया, इसमें जो बेल्जियम के अंदर जो तीसरा संशोधन, यहाँ पे ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो ये लोग देखिए, हम ब्रुसेल्स में जो थी संख्या अलग थी, पूरे देश की संख्या क्या थी, बेल्जियम की अलग थी। पूरे देश में अगर देखा जाए तो डच भाषी की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन राजधानी जो थी, राजधानी के अंतर्गत जो था, उस राजधानी में आपका फ्रेंच की संख्या ज्यादा थी। तो जब पूरे देश के भीतर समान मंत्रियों की संख्या रखी गई, जो पूरे देश में सारी चीजें बराबरी की जा रही हैं, तो क्यों नहीं राजधानी में भी सारी चीजें समान होनी चाहिए। तो समान प्रतिनिधित्व वाली बात यहाँ पे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी करने की बात रखी गई और इसको लोगों ने स्वीकार भी किया तहे दिल से, जिस कारण से अब यहाँ पर भी जो ब्रुसेल्स जो राजधानी थी, भले 80% फ्रेंच भाषी लोग यहाँ पर थे और 20% डच लोग थे, लेकिन यहाँ पर बहुमत इनका ज्यादा है तो इनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार कर दी गई, क्योंकि पूरे देश में लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व जो स्वीकार किया था। तो यही कारण था कि ब्रुसेल्स में भी जो सरकारें थी वो भी अपने आप स्वीकार कर लेती हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न दोनों समुदाय के लोग जो हैं समान प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेंगे। और तीसरा जो यहाँ पर संशोधन किया गया था, चौथा माफ कर दीजिए, ये तीसरा मॉडल आपका हो गया बेल्जियम के अंतर्गत। चौथा का मॉडल जो था सामुदायिक सरकार। जैसे कि सरकार के भीतर तीसरे स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे यहाँ नगर पंचायत, पंचायती विभाग जो आपका आता है, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो उसी तरीके से पंचायती व्यवस्था जो हमारे यहाँ की तीसरे स्तर की व्यवस्था है। तो एक प्रकार की वहां पर सामुदायिक सरकार की स्थापना बनाई गई, जो तीसरे स्तर की सरकार थी, तीसरे ये स्तर की सरकार थी। अब सामुदायिक सरकार के अंतर्गत क्या है कि जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहीं के लोग मिल करके अपने में से क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे और अपने क्षेत्र के भाषा, ठीक, अपने क्षेत्र की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में नहीं। अब यहाँ पर चाहे वह डच हो और चाहे फ्रेंच हो, ये स्वतंत्र हैं, अपने अपने क्षेत्रों में ये अपनी अपनी सरकार क्या कर सकते थे, बना सकते थे। तो ये तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार जो बनाई गई थी, विशेष तौर पर इसमें यही बात कही गई थी कि केंद्रीय और राज्य के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है इसके बेल्जियम मॉडल के अंतर्गत, यानी कि सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। कौन सी? सामुदायिक सरकार की एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं।
चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने के अधिकार जो है इनको दिए गए थे, जो आपका यह सामुदायिक सरकार था। कहने का मतलब ये है कि बेल्जियम के अंतर्गत जो एक मॉडल बनाया गया था लोगों में आपसी सहमति, साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, तो वही वो 4 प्रकार की बातें रखी गई थी, जिसमें हम आपको पहला बताए थे, उसको बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। पहला हम बताए थे कि उसने मंत्रियों की संख्या क्या कर दी, एक समान कर दी। दूसरा आपको हम बताए थे उसमें कि जो राज्य सरकारें थी वे केंद्र सरकारों से क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, मतलब अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहती हैं। तीसरा हम क्या बताएं, जो राजधानी ब्रुसेल्स थी वहां की भी सरकार समान प्रतिनिधित्व क्या किया, स्वीकार किया। चौथा जो आपका मॉडल हम बताएं सामुदायिक सरकार, अर्थात एक तीसरे स्तर की भी सरकार की स्थापना की गई बेल्जियम देश के अंतर्गत, और उस समुदाय के लोग अपने में से चुनाव करवा सकते थे और अपने क्षेत्र की विशेष भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी व्यवस्था वे अपने क्षेत्र के लागू कर सकते थे या कोई कानून बना सकते थे। तो यह तीसरे क्षेत्र के लिए बनाई गई सरकार जिसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो इन्हीं 4 मॉडल को बना करके बेल्जियम सरकार शुरुआत में तो बहुत अटपटा लगा उस देश के संविधान के अंदर, लेकिन धीरे धीरे एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है बेल्जियम देश के भीतर और एक हिसाब से एक रास्ता मिल जाता है यूरोपीय देशों को। कहा जाता है कि इसका संविधान का मॉडल जो बनाया गया था, जिसको बेल्जियम मॉडल कहा जाता है, इतना बेहतर था कि अंत में वहां पर जो यूरोपीय देश थे, सभी यूरोपीय देश मिल करके ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय वहां बना दिया जाता है। ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय बना दिया जाता है। इतना बेहतर मॉडल, मतलब उससे सीखने के लिए ये सारी चीजें वहां रखी गई, क्योंकि बेल्जियम देश के भीतर जो भी सुधार किए गए वो बहुत बेहतर माने जाते थे। लेकिन ठीक इसके उल्टा श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में वहां के नेताओं ने किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अपने संविधान में नहीं किया। वहां पर बहुसंख्यक आधार पर क्या किए, व्यवस्थाओं को चलाया जाता था, जिस कारण से वहां पर आए दिन गृह युद्ध देखने को मिला और तमिल हमेशा संघर्ष करते पाए गए, और जिस कारण से तमिल इलम की स्थापना की गई। इलम का मतलब होता है सरकार, तमिल भाषा में इलम का मतलब होता है सरकार, और वहां पर हमेशा भी अपने राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, लेकिन उनको किसी प्रकार का राजनीतिक या आप कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर का भी किसी प्रकार का उनको अधिकार नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि श्रीलंका में विकास, श्रीलंका की स्थिति बहुत ही बेहतर मानी जाती है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत वह सबसे बेहतर शिक्षित देश माना जाता है, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन उस देश के नेताओं ने अपने देश के भीतर कभी यह प्रयास ही नहीं किया कि अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लेकर के हम चलें, जो बेल्जियम सरकार ने की थी। इसलिए हम दोनों की तुलना में क्या देखते हैं, एक देश ने बेहतर तरीके से अपने देश को चलाने के लिए संविधान में बदलाव किया, जिससे कि फ्रेंच और डच को एक साथ लाया और एक साझेदारी में उनको शामिल किया सत्ता के अंतर्गत, जिससे कि जो अनावश्यक जो तनाव की स्थिति बढ़ रही थी वह समाप्त हो जाती हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद लोग थे, उन्होंने किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया और सत्ता पर पूरी तरीके से सिंगली समुदाय के लोग काबिज थे, जिस कारण से हमेशा तमिलों की उपेक्षा की गई। अब देखिए इसमें एक टॉपिक आपका है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, अर्थात हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी के अंदर देखा जाए तो सत्ता का जो विभाजन है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, और कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि सत्ता की साझेदारी है वह लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव की भावना ना हो और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि जिससे कि दोनों समुदायों के लोगों के भीतर
एक सामंजस्य स्थापित हो सके। और कहा जाता है कि वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम में सभी समूहों को एक साथ ले करके चलने की काम अपने देश के भीतर काम किया है। तो इसलिए हम दे सकते हैं कि इसमें तो एक तो अपनी समझदारी होती है कि देश के भीतर जो भी सरकारें आती हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, तो एक तो थोड़ी सी में नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमको कैसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे कि लोग एक साथ रहें, किसी भी प्रकार का देश के भीतर विभाजन की स्थितियां पैदा ना हो। तो उनके बीच में एकता स्थापित करने के लिए एकता स्थापित करने के लिए कोई एक ऐसी बात रखी जाए या कोई ऐसा व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि वे देश के हित में जुड़े रहें और कभी भी उनको ना लगे कि इस देश के भीतर हमारी उपेक्षा की जा रही है। और दूसरे तरीके पर इस प्रकार के संशोधन किए जाए जिससे कि उनको हर प्रकार के अधिकार क्या हो मिल सके। तब जाकर के किसी भी देश के भीतर हम मान सकते हैं एक अच्छा लोकतंत्र के रूप में वहां की सरकार वहां की व्यवस्थाओं को चला सकती है। देखिए, एक आपका इसी में टॉपिक है खलील की उलझन, एक आपका टॉपिक इसमें दिया है एनसीईआरटी में। एक लड़का है कोई जिसका नाम खलील है, इसके दिमाग में कुछ उलझन आता है। और कौन सा उलझन है, एक कहानी बताया है उसके बारे में देखिए दिया कि बेरूत शहर में खलील नामक एक आदमी रहता है। खलील नामक कौन सा शहर है, बेरूत नामक कोई एक शहर है, ठीक। वहां पर खलील नाम का एक आदमी रहता है। खलील के माता पिता अलग अलग समुदाय के थे, अलग अलग धर्मों के थे खलील के माता पिता। उसके पिता ईसाई थे और माता जो थी सुन्नी मुसलमान थे। किसकी बात हम कर रहे हैं, खलील की। और आधुनिक दुनिया में ये आम बात है, आज की आधुनिक दुनिया में किसी प्रकार का कोई बात इसमें मतभेद नहीं है, तो आम बात हम मान लेते हैं। तो लेबनान में पृथक समुदाय के लोग रहते थे। लेबनान मतलब कि राजधानी बेरूत थी और देश का नाम क्या है, लेबनान। अब इस देश के भीतर अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते थे और अलग अलग समुदाय के लोग बेरूत नामक शहर राजधानी में क्या है रहते थे। और अक्सर दोनों समुदायों के बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़ा दंगा इस प्रकार की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती थी। खलील के मुताबिक एक बार बताया जाता है कि उसके बेरूत शहर में व्यापक पैमाने पर दंगा हुआ, जिस दंगे में कहा जाता है कि खलील के एक चाचा थे, उस दंगे में उनकी चाचा की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि जब गृह युद्ध समाप्त होता है लेबनान में, तो बड़े बड़े नेता लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं आपस में मिल करके कि किस तरीके से कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि समुदाय के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना रहे। उसके बाद सहमति होता है, सभी नेता मिल करके एक सहमति पर आते हैं और निर्धारित कर देते हैं कि देश का राष्ट्रपति जो होगा वह कैथोलिक ईसाई होना चाहिए। जो राष्ट्रपति आपका है वह कैथोलिक धर्म का होना चाहिए। प्रधानमंत्री, लिख लेना, नोट कर लेना इसको आप लोग कि क्या बता रहे हैं कि जो आपका राष्ट्रपति होगा लेबनान में वह किस धर्म का होगा, कैथोलिक धर्म का होगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा वह शिया मुसलमान धर्म का होगा, माफ कर दो सुन्नी मुसलमान धर्म का होगा। और उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई का होगा और जो संसद का अध्यक्ष होगा वह शिया मुसलमान होगा। यह निर्धारित कर दिया गया। अब इतने से आप यह देखिए कि अब वहां के संविधान में लिख दिया गया कि इस तरीके से लोग रहेंगे। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी अपने पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। चूंकि लेबनान देश बंटने वाला था, जो ईसाई थे फ्रांस की ओर भाग रहे थे और जो क्या कहते हैं जो मुसलमान थे सीरिया की तरफ भाग रहे थे। अब इससे क्या होता कि देश दो भागों में बढ़ जाता। अब उस लेबनान देश को बचाने के लिए वहां के नेताओं ने क्या किया, ये सारी व्यवस्था बना दिया कि राष्ट्रपति जो होगा वह कैथोलिक धर्म का होगा, जो प्रधानमंत्री होगा वह जो आपका बनेगा सुन्नी मुसलमान होगा।
तो हर धर्म को मौका दिया गया इसमें, अर्थात स्थायित्व कर दिया गया कि इसी धर्म का व्यक्ति सबसे बड़े पद पर रहेगा। कहा जाता है कि शुरुआत में तो जनसंख्या लगभग बराबर थी, ईसाइयों की संख्या मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वहां पर मुसलमानों की संख्या क्या होगी, ज्यादा हो गई। अब ये बहुसंख्यक हो गए कौन, मुसलमान। लेकिन उसके बावजूद वे जो व्यवस्था बना दिया कि जो राष्ट्रपति होगा कैथोलिक धर्म का होगा तो वही होगा, अर्थात सर्वोच्च पद पर जो बातें निर्धारित कर दी गई थी वही थी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन खलील जो था उसको यह समझौता सही नहीं लगा। अपने देश में, उस देश का एक राजनीतिक विचारक था, यह व्यक्ति जो खलील था, उसके दिमाग में यह बात सही नहीं थी। कहा कि यार ये तो बहुत बेकार चीज है कि हम कितनों मेहनत करें, हम बड़े पद पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे निर्धारित कर दिया गया। कहा जाता है कि यह खलील जो था अपने देश के बारे में सोचता था और इसने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी, इस व्यवस्था की आलोचना भी दिया कि वह ना तो माँ और ना ही पिता के धर्म में आस्था रखता है, वास्तव में वह नहीं चाहता कि उसे किसी धर्म से जोड़कर देखा जाए। उसे यह बात समझ में नहीं आती कि लेबनान भी अन्य लोकतांत्रिक देशों की भांति क्यों नहीं चलता। यह चाह रहा था जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों में बहुमत के आधार पर जो प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते, उसी आधार पर क्यों नहीं यहाँ बहुमत करवाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो वहां के वृद्ध लोग थे, जो गृह युद्ध को देखे हुए थे, वे लोग कहते थे कि हमने गृह युद्ध को देखा है, हमारे लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वही सही है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अब शांति है, क्योंकि जो व्यवस्था बना दी गई उससे शांति स्थापित हो चुकी थी। अब वे लोग नहीं चाहते थे कि बहुसंख्यक के आधार पर फिर चुनाव करवाया जाए, फिर जिसकी संख्या ज्यादा हो जाए उसको राष्ट्रपति या बड़ा पद दे दिया जाए। वे इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले समय में फिर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए जो व्यवस्था बना दी गई थी वही व्यवस्था होनी चाहिए लेबनान के अंतर्गत। लेकिन इससे बताया जाता है संतुष्ट नहीं था खलील। लेकिन यदि ऐसा होगा तो लेबनान में जो शीर्ष राजनीतिक पद जो मुस्लिम समुदाय के लोग पास में चला जाएगा। अगर खलील की सोच यह है तो खलील चाहता है कि बहुमत के आधार पर सरकार बननी चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए, तब तो बहुसंख्या कौन हो गए, वहां पे मुसलमान हो गए। तो बहुमत जब मुसलमानों का हो गया तो जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़े पद पर वही लोग जाएंगे। इससे जो अब निचले स्तर के लोग रह जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनकी संख्या कम है, वे लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो इससे ऐसे में समाज में एक सामुदायिक लड़ाई झगड़ा की स्थिति पैदा होगी और फिर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। अतः लेबनान में यही उचित रहेगा कि जो वर्तमान व्यवस्था है वही रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना ला जाए। यही खलील की उलझन थी कि जो यहाँ पर व्यवस्था बना दिया गया है वही नहीं होना चाहिए। अन्य देशों में जैसे चुनाव करवाया जाता है, जो जीत करके जाता है वह बड़ा पद उसको मिलना चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो व्यवस्था पहले से बना है, राष्ट्रपति कैथोलिक का होना चाहिए, प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वह सुन्नी मुसलमान होना चाहिए, तो जो व्यवस्था बनाई वही होनी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं, आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से? वैसे सत्ता की साझेदारी के बहुत सारे रूप, जिसमें हम मुख्यतः केवल दो ही देखते हैं। एक क्षैतिज वितरण में देखते हैं और एक हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण में। अब सत्ता की साझेदारी में क्षैतिज वितरण में हम देखते हैं कि सत्ता को जो है कई भाग, सत्ता मतलब शक्ति को कई भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीन संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका,
कार्यपालिका के लोग ही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। कार्यपालिका के लोग ही क्या करते हैं, न्यायाधीश का चुनाव करते हैं या उसकी नियुक्ति करते हैं न्यायाधीश की। अब देखिए, लेकिन न्यायालय क्या है, जो न्यायपालिका है, इन दोनों संस्थाओं पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। अर्थात इसकी शक्ति कुछ सीमा है, इसकी भी अपनी शक्ति है, इसकी भी अपनी शक्ति, और तीनों स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं और तीनों एक दूसरे स्वतंत्र हैं। न कोई किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के अधीन काम नहीं करता, स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं और सबका अपना अपने शक्तियों की सीमा रखी गई और उसी आधार पर ये लोग क्या है, व्यवस्थाओं को चलाते हैं। सत्ता के अंतर्गत जब हम व्यवस्थाओं को बांटकर इस क्रम में चलाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। अर्थात सत्ता की साझेदारी जब हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में हम करते हैं तो ये हमारा आपका आ जाता है, क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण आपका आ जाता है। इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। अर्थात इसको क्या किया गया है, बांट दिया गया है, सत्ता को, शक्तियों को आपस में बांट दिया गया है। और एक आपका होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब सत्ता की साझेदारी को इसमें किस प्रकार से वितरण किया जाता है, तो केंद्र की सरकार होती है, ठीक, केंद्र की सरकार होती है, और एक आपकी होती है राज्य की सरकार, और तीसरे स्तर की आपकी होती है पंचायती व्यवस्था। जब सत्ता को, शक्ति जो होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती व्यवस्था में, तीनों में बांट करके चलाया जाता है किसी देश की व्यवस्था को, तो इस प्रकार की सत्ता वितरण को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। अर्थात सत्ता की साझेदारी के हम दो रूप देखे यहाँ पे। एक तो क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण में जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों क्या होती, स्वतंत्र होती हैं और तीनों में अपनी अपनी शक्ति का एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन होता है, उसी शक्ति के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर वितरण में साझेदारी कैसे की जाती है, केंद्र सरकार पूरे देश की व्यवस्थाओं को देखता है, राज्य सरकार अपने विशेष क्षेत्र प्रांत की व्यवस्थाओं को देखता है, और पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो विशेष ग्राम स्तर के लोग होते हैं वहां के लोग मिल करके अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को चलाते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से साझेदारी की जा रही है। यहाँ पर इनकी साझेदारी आप देखिए, तीनों मिल करके एक साथ मिल करके सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर कैसे साझेदारी देखी जा रही है कि ये है तो सभी सरकार के अंतर्गत, और लेकिन किस तरीके से अलग अलग रह करके अपने अपने कार्यों को देख रहे हैं। कार्यपालिका का काम है कि देश के भीतर कानून का सरकार बनाना, विधायिका काम है देश के भीतर नियम कानून बनाना, और न्यायपालिका काम है क्या है, उसका पालन करवाना। तो तीनों अपने अपने स्वतंत्र रूप में क्या है, कार्य करते हैं। तो इस तरीके से, और दूसरा एक और होता है सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत दबाव समूह आता है। अब दबाव समूह में क्या होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक जो दल होते हैं, वे राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं हमेशा, ताकि सरकार सही तरीके से काम करे, और जनता तक उनकी बातों को लेकर के जाते हैं कि सरकार क्या सही काम करे, क्या गलत काम करे, उसकी आलोचना करते हैं, और दबाव बना करके क्या है, वे सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी भी हिस्सेदारी होती है, जो विपक्ष में बैठते हैं तो उनकी भी हिस्सेदारी होती है सत्ता के अंतर्गत, और वे दबाव बना करके क्या है, काम करवाने के पक्ष में रहते हैं कि सरकार पर हम दबाव बनाएंगे तो सरकार क्या सही तरीके से काम करेगी, तो उसको हम दबाव समूह कहते हैं। तो इस तरीके से हम आज देखे हैं सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़े, साथ ही खलील की जो उलझन थी वह भी हम देखे हैं, और मुख्य टॉपिक जो आपका था इससे पहले कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है। तो अब हम, ये हमारा लेसन लगभग में कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद आपको हम प्रश्न उत्तर जो है बता देते हैं। एक हमारा प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा बहुविकल्पी है, इसको आप लोग नोट कर लेना और अपने भी समझ के आप लोग इसको बताने का प्रयास करना। कि जैसे कि इसमें दिया है कि
सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि, ये आपका बहुविकल्प इसमें चुनना है आपका। प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन है यह राजनीति में अस्थिरता को सुनिश्चित कर बनाती है। उसके बाद है इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। और चौथा लास्ट है इसमें हिंसा बढ़ जाती है। नोट कर लिया आप लोग। अब इसमें देखिए क्या बताया कि सत्ता के साझेदारी ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत बेहतर माना जाता है। एक और लास्ट प्रश्न इसमें हम बता देते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। तो ये तो आपका हो गया, ठीक। और एक और चीज, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? देखिए, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? उच्च और निम्न, ये बराबर यहाँ पे है, ठीक। देखिए ऑप्शन क्या क्या है कि सरकार के, प्रश्न है सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या तिरछा वितरण। हम दो ही वितरण भी आपको बताएं इसमें। तो देखिए ये समान वितरण यहाँ पे है, इन शक्तियों को क्या किया गया, समान रूप में बांटा गया है। तो ये हमारा क्षैतिज वितरण है। कैसा वितरण है? क्षैतिज वितरण है, ठीक। यहां पर क्या पूछा, सरकार के उच्च और निम्न स्तर। उच्च कौन? केंद्र, उससे छोटा कौन? राज्य, उससे छोटा कौन? पंचायत। तो ये उच्च स्तर से लेकर किस स्तर तक है? निम्न स्तर तक है। तो ये हमारा कैसा वितरण है? ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो हमारा प्रश्न यही था कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, आगे आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर जो शेष रहे अगले टॉपिक में आपको बता देंगे। धन्यवाद।